इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज बक्सर बिहार के द्वारा आयोजित ये वेबिनार, इसका मुख्य विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तन एवं कार्यान्वयन में उपस्थित सभी प्रबुद्ध वर्ग, विद्वज्जन, शिक्षाविद, शोध छात्र, छात्रा एवं छात्राध्यापिकाओं का हृदय की अंतरतम गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर जयराम चौधरी, प्राचार्य जीडी मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज बक्सर का मैं अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम करता हूं। और कार्यक्रम का शुभारंभ हम सरस्वती वंदना से करेंगे। और सरस्वती वंदना के लिए ब्रजेश सर जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सर, मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही है? हाँ सर। हाँ जी, आप कृपया सरस्वती वंदना का आरंभ करें, माता सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। ब्रजेश सर जी। जय जय हे जय जय हे भगवती सूर्य भारती जय भागेश्वरी, जय भागेश्वरी, शरणं गच्छामः, शरणं गच्छामः। जय जय हे भगवती सूर्य भारती, तब चरणों सा नी रे सा रे गा रे ग पा तब पद कमले तब पद कमले भामिनी। जय जय हे जय जय हे भगवती सूर्य भारती, तब चरणों सा नी रे सा रे गा रे ग पा गा
सा मगनि सा रे गा गा मा पा धा नि सा नि ध प म ध नि सा नि ध प म ध नि सा नि ध प म ध नि सा त्वं श्री शरण्या त्रिभुवन धन्या त्वं श्री शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरवंदित चरना नवरस मधुरा कविता मुखरा रस मधुरा कविता मुखरा आई कुंठा भामिनी जय 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 श्री भारती हम चरणों धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सरस्वती वंदना के अगले क्रम में हमारे गुरु और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर आरपी पाठक सर, फॉर्मर हेड एंड डीन श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली का सर को मैं प्रणाम करता हूं और सर से आग्रह करूंगा कि सर नई शिक्षा नीति पर आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर आरपी पाठक सर, सर आपकी आवाज सर अनम्यूट है, कृपया सर उसको म्यूट कर सर। जी सर जी। कृष्णम वंदे जगत गुरु। धन्यवाद मोहित जी। आज के इस एक दिवसीय मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर, स्पष्ट आ रही है। इस एक दिवसीय वेबिनार जीटी मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज बिहार के बक्सर जनपद में स्थित आज के इस एक दिवसीय वेबिनार में उपस्थित विद्वत गणों में गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अजय कुमार दुबे जी, हमारे जनपद और प्रतिष्ठित संस्थान तिलकधारी महाविद्यालय से कीनोट स्पीकर मनु यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पधारे उपस्थित डॉक्टर अश्विनी जी, एमिनेंट स्पीकर में हमारे आत्मप्रिय डॉक्टर संजय शर्मा जी सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी जी हसमुख और आत्मप्रिय विद्वान पिथौरागढ़ से, और सबके चहेते हसमुख स्वभाव वाले विद्वान डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव जी साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार से, डॉक्टर अजीत कुमार और डॉक्टर रोहतास जी, और इस वेबिनार के सूत्रधार अमित कुमार दुबे जी। देश की नीति, राष्ट्र की नीति और विशेष रूप से भारत की नीति और हमारे वैश्विक प्रधानमंत्री मोदी जी की यह नीति देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए कृत संकल्प, और हम सभी शिक्षाविद, श्रोतागण, साथीगण और जो भी इस वेबिनार से जुड़े लोग हैं, बहुत दिनों से लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि कैसे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आकाश से धरती पर उतारा जाए और कैसे नए भारत के भविष्य का सपना साकार किया जाए, जिसमें अध्यापक बदले, विद्यार्थी बदले,
अभिभावक बदलें और संस्थाएं बदलें। नीति के बारे में बात कहती है, दो तीन बातें रिपीटिशन होगा और उसी के आधार पर आगे की भूमिका बन सकती है। भारत देश, हमारा देश जो है, नीतियों के बनाने में बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बड़ा पॉपुलर रहा है, बहुत ख्यात प्राप्त रहा है। बहुत नीतियां बनी, जितनी सरकारें आई हैं, गई हैं, बनाती गई, चली गई। कई नीतियां बनी, कई कार्यान्वित नहीं हुई और कुछ बाद में हुई। ये सिलसिला चलता रहा। देश वही है, विद्यार्थी वही है, अध्यापक वही है। बदला क्या बदला, यह मंथन चिंतन का विषय है। और इस मंथन चिंतन में आजादी से पहले और आजादी के बाद यह 2020 जो एक संक्रमण, वैश्विक महामारी और बहुत कुछ सीखने सिखाने का वर्ष जीवन भर याद रहेगा जब तक लोग जीवित रहेंगे। उसी के साथ ये नीति भी जीवंत रूप में याद की जाएगी। क्या बदला, क्या बदलेगा, क्या बदलना हम चाहते हैं, क्या बदलने के लिए हम तैयार हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। पढ़ने पढ़ाने का दौर, रटने रटाने का दौर से निकल करके सीखने सिखाने के दौर से आगे विज्ञान और नवाचार की ओर चलने का दौर जो है, यह नीति बहुत सारे सपने लेकर के हम सामने आई है। और बड़ी हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है कि इस नीति को लागू करने के पहले इसका एक बहुत बड़ा जनमानस में, विशेष रूप से शैक्षिक जनमानस में आकार प्रकार, इसका साकार। अब मैं दोनों पक्षों की बात करूंगा क्योंकि इसमें बात जो रखी गई है, चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जब चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो कठिनाइयों की भी बात करनी पड़ेगी। चुनौतियां हैं, अवसर भी हैं, संकट भी है, कठिनाई भी है। इनकी जब चर्चा होती है, ये ऐसी नीति है कि जहां हमारे आदरणीय और वैश्विक प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी जो है, लगातार जो है विश्व को और भारत को जो है एड्रेस कर रहे हैं। तो कुछ तो बात है इस नीति में, कुछ तो इसमें ग्रेविटी है, लेकिन यह ग्रेविटी कितना अट्रैक्ट करेगी विशेष रूप से शिक्षाविदों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को, कि हम पुनः विश्व गुरु की तरफ चल पाएंगे, पहुंच पाएंगे। दुनिया में जो दर्जा, जो स्थान, जो वैभव और जो सम्मान पहले था वह मिलेगा, इसके लिए इस पे बात कही गई। इस नीति के 4 मुख्य स्तंभ हैं, 4 पार्ट कह सकते हैं, 4 पायों पर यह है 4 पिलर्स। 4 पार्ट के में यह नीति बटी है। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अदर की एरियाज ऑफ फोकस, ये चार पार्ट पर यह नीति जो है, इसका विश्लेषण संश्लेषण हमेशा वेबिनार में किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री, गवर्नर्स और विजिटर कॉन्फ्रेंस हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इसको एड्रेस किया। और ये कुछ शोरगुल हो रहा है, इसको अगर शांत करें तो फिर ठीक रहेगा। बहुत कम समय है, विशेष। हेलो, हाँ सर, आपका म्यूट ऑन कर लो सर, सबको म्यूट कर दिया मैंने। हेलो अमित सर।
हेलो हेलो अमित सर, पाठक सर, हेलो सर, आपका म्यूट ऑन कर ले, अनम्यूट कर ले सर पाठक इसको। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। पाठक सर आप पाठक अनम्यूट कर जी लीजिए जी पाठक सर। पाठक सर म्यूट कर लीजिए हाँ, अपने आप। जी सर जी जी। आपकी तरफ से बहुत शोर ठीक आ सर। रहा है, मतलब नॉइज मतलब बहुत आ रही है, इसको कृपया शांत रखें। जी सर ठीक है जी सर। सर। इस नीति के 5 स्तंभ हैं, जिसमें पहला जो है वह है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इन 5 स्तंभों में सब तक ये शिक्षा नीति पहुंचे, सबकी इसमें भागीदारी हो, गुणवत्ता इसकी निश्चित की जाए, किफायत हो और जवाबदेही। ये 5 चीजें जब अगर किसी प्राइवेटाइजेशन, मल्टीनेशनल अगर कंपनीज में अगर किसी सीईओ से बात करिए, किसी एमबीए के स्टूडेंट से बात करिए, कहीं के मैनेजमेंट में, तो ये 5 चीजें वहां पाई जाती हैं। तो ये 5 स्तंभ, कहीं इस बात का ये चैलेंज भी है शिक्षा का, कहीं चैलेंज तो नहीं है कि हमारी पूरी शिक्षा निजीकरण की ओर की शुरुआत तो नहीं होने जा रही है। शुरुआत तो हो चुकी है बहुत पहले से, लेकिन आगे चल करके ये 5 जो है वो कहीं होने तो नहीं जा रही है। यह एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए चुनौती है, क्योंकि इसका विरोध भी होगा भविष्य में। अभी भले नहीं हो रहा है, बहुत सारी स्थितियां जब होंगी तो ऐसा भी होगा, कुछ चीजों में, सब पे, पूरे पे नहीं। हर चीज में अच्छाई होती है, हर में बुराई होती है। ये दोनों जो है रिलेटिव टर्म्स हैं, एक सिक्के के पहलू हैं। मैं आता हूं नीति पर। यह नीति 2020 पिछले वर्ष जो है, इस पर, इसके लिए बहुत सारे सुझाव मांगे गए थे, कई लाख सुझाव गए, और जब से ये जुलाई से लागू हुआ है इसके बाद भी सुझाव गए हैं। तो अभी यह नीति सुझावों को झेल रही है, और झेलते झेलते इसका रूप स्वरूप आगे आकर के हकीकत जमीनी धरातल पर किस रूप में आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। और इस नीति में यह तो बिल्कुल सही है कि 21वीं सदी के लिए, 21वीं सदी की जरूरत क्या होगी अगले 10 सालों में, अगले 20 सालों में, कैसे अध्यापक बनेंगे, कैसे विद्यार्थी बनेंगे, क्लासरूम कैसा होगा, स्मार्ट क्लास कैसे होगा, मतलब क्या रूप स्वरूप होगा, उस आधार पर इस नीति को गढ़ने का प्रयास किया गया है, संवारने का प्रयास किया गया है। और विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक जो पूरी शिक्षा है, पूरी शिक्षा का जो क्षेत्र है पूरा, उनको बदलने के लिए जो है सरकार के द्वारा हमारे जो इस नीति के शिल्पकार हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनकी जो पूरी, उनकी अध्यक्षता में और उनकी जो पूरी समिति है, बहुत अच्छे सलीके ढंग से इसको गढ़ा है। गढ़ने में कोई चूक नहीं हुई है। लेकिन इसके खरीदार, बेचने वाले और क्रय करने वाले, लागू करने वाले, उपभोग करने वाले, उपयोग करने वाले, यूज और मिस यूज में, फिट और अनफिट में यह नीति कहां तक बैठेगी, यह बहुत कुछ है इम्प्लीमेंटर या कहिए हम शिक्षकों के हाथ में है। बड़ी सारी बातें बताई गई हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रटने रटाने का बहुत लंबा दौर चला, बहुत वर्षों से हम चलते आ रहे हैं तैयार करते गए। इस नीति में कही गई भाई अब रटने रटाने का दौर समाप्त हो रहा है, अब इसके स्थान पर जो है ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि कौशल पर बल देने की बात, और स्ट्रक्चर को भी बदलने की बात कही गई कि 10+2+3 के स्थान पर 5+3+3+4 का होगा। मैं ब्रीफ में बात कर रहा हूं। और एक बात कही कि भाई 5वीं क्लास के बाद हर बच्चे की व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। अगर कुंभकार, लौहकार, स्वर्णकार, मतलब जितने भी हमारे यहाँ व्यवसायों से लोग जुड़े हुए थे, 6वीं के बाद उनकी शिक्षा जो है व्यावसायिकता के साथ जोड़ दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हायर एजुकेशन में अब सब नहीं पहुंचेंगे। हमने पहले से एक हर्डल, एक वो लगा दिया है कि आगे पढ़ लिख करके नौकरी करनी है, इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अपने ही बल पर
अपने ही पैरों पर खड़ा होना है तो आप इस रोजगार के साथ जुड़ जाएंगे। और अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कितने माता पिता तैयार होंगे, यह एक चुनौती है। और कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है, मातृभाषा की बात गांधी जी ने भी कहा था। बेसिक शिक्षा लागू की गई और कुछ वर्षों के बाद आज वो चल नहीं रही है। वो केवल हमारे प्रश्न पत्रों में पढ़ने पढ़ाने तक रह गई, व्यवहार में नहीं रही। बड़ी विडंबना की बात है, 1947 में भारत आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, अंग्रेज चले गए। अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी भाषा की जो संस्कृति है, द कल्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैं भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उस भाषा की जो संस्कृति है उसका विरोध है। और ऐसा दौर आया, और मुझे ऐसा लगता है कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 90 का दशक एक ऐसा दशक है दुनिया में, जैसे 20 का याद किया जाता है तो उदारीकरण का जो दौर आया, और हमें याद है जो 80 के दशक के बाद जो है गांव-गांव में, कस्बों में इतनी भरमार हो गई प्राइवेट अंग्रेजी, जिसको कहते हैं ना मॉन्टेसरी स्कूलों की या अंग्रेजी, और पूरे देश की ये स्थिति हो गई कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों का अभाव होने लगा और बच्चे जाने लगे वहां पर पढ़ने के लिए। अब कौन सी मैग्नेट थी, कौन सी शक्ति थी, कौन माता पिता ने उधर भेज दिया। अब यह नीति जब लागू की जा रही है, कहा जा रहा है कि प्राइमरी शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाएगी। इतने माता पिता गार्जियन भी तैयार हैं, लेकिन आज की विडंबना यह है कि जिस बच्चे की 10वीं तक या 12वीं तक अंग्रेजी स्ट्रांग नहीं होती है तो आगे चल करके हायर एजुकेशन में उसके लिए बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा कौन सा इस नीति में यह विकल्प नहीं, बातें बड़ी अच्छी कही गई, यह किया जाएगा, कहा गया कि जो है हायर एजुकेशन को बदला जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर 4 ईयर की डिग्री दी जाएगी है, और 2 बड़े अच्छे टर्म्स लिए गए हैं जो अमेरिकन सिस्टम में है, मल्टीपल जो है एंट्री एंड एग्जिस्ट। ये अमेरिकन वहां के सिस्टम से हमने इसको लिया है। जैसे बड़े सारे टर्मों को हमने 1986 की पॉलिसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड EMLL लिया था, वैसे इसमें भी लिया है। हमने अंबानी की रिपोर्ट 99 की पढ़ी, 2000 की, बड़े सारे टर्म को इसमें भी लिया गया है, यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। कुल मिलाकर के बात आ रही है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा की बात जो कही, बहुत अच्छी बात कही गई है, लेकिन कितने माता पिता हैं, गार्जियंस हैं जो बच्चे को मातृभाषा के साथ दूसरी भाषा अंग्रेजी के लिए तैयार नहीं करेंगे। अब प्रश्न फिर उठेगा, चुनौती आएगी कि देश में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है पूरे देश में कि जो द्विभाषी अध्यापक तैयार कर पाएगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 8 साल पहले का 2012 का है। CBSE ने जो है टेट का एग्जाम लिया था, जिसमें 7,30,000 टीचर बीएड मतलब जो टीचर्स ट्रेनिंग थे पास थे, अपीयर हुए थे, और सबको पता होगा कि 91% जो है टीचर फेल हो गए। प्रश्न यहाँ पर नीति के दोषारोपण का नहीं है, इस पर दोषारोपण शासन का है, सरकार का है। नीति कौन बना रहा है? तो शासन की विफलता यहाँ पर आ रही है। तो कहीं ऐसे न हो गया है कि इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, सपने हकीकत में कैसे उतरे, यह एक चुनौती है। इसके साथ भारतीय ज्ञान परंपरा पर बल देने की बात कही गई है। कोई नई बात नहीं कही गई, हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में बातें रही, लेकिन हम उसको उठा नहीं पाए, उसको जीवन में उतार नहीं पाए। नालंदा, विक्रमशिला की बात कही गई, ऐसा वैभव था। 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं शताब्दी का ऐसा कालखंड है हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में कि जब पूरी दुनिया ज्ञान के प्रकाश से दूर थी, अंधकार में, ज्ञान के अंधकार में थी। ज्ञान मतलब जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां विश्व के विद्यार्थी आते थे, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जब इनका पतन हो रहा था उस कालखंड में, उसी समय कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का उदय हो रहा है। अगर ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई मैकेनिज्म रहता, हम इसको प्रिजर्व कर लिए होते, संरक्षित कर लिए होते, तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि नालंदा और विक्रमशिला है,
की तरह हमने वो रखा है, मिशन की बात कही है। बनाने की बात, बनना तो बड़ा मुश्किल है, मिशन की बात कही है। मिशन नालंदा के तहत रिसर्च यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, लगभग 500 मिशन जो है विक्रमशिला हर जिले में एक गुणवत्तापूर्ण जो है विश्वविद्यालय होगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दिक्कतें यहाँ पर आएंगी चॉइस का, कौन जो है टीचिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगा और कौन सा रिसर्च यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगा। क्या विश्वविद्यालय इतने नकारा हो गए हैं कि वहां शिक्षण और शोध कार्य नहीं हो रहा है? तो हमारा अगर विचार लिया जाए तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। ये जो विभाजन किया जा रहा है एक चुनौती है कि मेरू जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटीज और जो है मल्टीलिंगुअल, ये तो अच्छी बात है। तो विश्वविद्यालय खोले ही गए थे 1800 जो है एडम्स के, उसके अगर आप पूरा चलें तो विश्वविद्यालय का तो उद्देश्य ही था कि जहां पर ज्ञान का, रिसर्च का और एक्सटेंशन की बात थी। तो ये बात कही गई है और ये अच्छी बात कही गई है कि नेशनल रिसर्च फोरम बनाया जाएगा जो इनको फंडिंग देगी। अब क्या रिसर्च के लिए यूजीसी आईसीएसआर फंडिंग नहीं देते हैं? ये भी देते हैं। तो यह एक विरोधाभास थोड़ा सा लगता है, इसकी अगर एनालिसिस की जाए, लेकिन आने वाले समय के लिए हमें आशावान होना है। और 2-3 बातें कही गई हैं कि कोचिंग को खत्म किया जाएगा, बीएड की 4 वर्षीय जो है पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। कोचिंग का तंत्र इतना मजबूत है, इसको समाप्त कैसे किया जाएगा, इसमें क्या स्ट्रेटजीज होंगी, इसका इसमें अभी आज भी जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र जो है कोटा और कहीं कहीं जितने भी बने हुए हैं वहां का रुख करते हैं और माता पिता बड़े खुशी से जो सक्षम हैं उनको भेजते हैं। तो इसको कैसे तोड़ा जाएगा, यह एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है तैयारी के लिए। क्या ऐसा हम पूरे भारत देश आजाद हुआ 47 के बाद आज तक हम अपनी शिक्षा में, स्कूली शिक्षा के द्वारा, विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा और शिक्षक शिक्षा के द्वारा पढ़ने वाले में हम इतना आत्मविश्वास नहीं पैदा कर पाए कि जिसके लिए तुम पढ़ रहे हो उसी के लिए तुम तैयार होगे। हमेशा हमारा विद्यार्थी जो है वो भाग्य आजमाता है और इसका प्रमाण है। बीएड पास कई आईएएस बन गए हैं, कई जो है एमबीबीएस जो है आईपीएस बन रहे हैं। तो यह नीति कैसे इनको बाइफर्केट, कैसे अलग करेगी, यह एक प्रश्न है। तो चैलेंज है इसके लिए। बाकी इसमें एक कहा गया है कि इच्छुक शब्द दिया है, इच्छुक और सेवानिवृत्त अध्यापकों का एक पुल बनाया जाएगा जो पेशेवर तरीके से ट्रेंड करेंगे। कौन आना चाहेगा? अध्यापक रिटायरमेंट के बाद कितने लोग तैयार होते हैं? अच्छा चलिए बन भी गया तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होगा कि चाणक्य की तरह जो है वो चंद्रगुप्त की खोज करेगा? है बहुत स्वाभिमानी अध्यापक है, रिटायरमेंट के बाद वो अपने को बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं और कहते हैं किसी से मतलब फिर नहीं जाएंगे। तो यह एक चुनौती है। और 2030 तक कहा गया कि शिक्षक शिक्षा के बहुविषयक कॉलेज जो हैं विश्वविद्यालयों में सब सम्मिलित कर दिए जाएंगे, एकल जो है समाप्त कर दिया जाएगा। आज भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं और राज्यों में कई ऐसे जनपद हैं, उन जनपदों में ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज हैं जिनकी पढ़ाई और जिनकी गरिमा गौरव जो है, जिनकी ग्रेविटी और डिग्निटी जो है, मैं समझता हूं कि कई स्टेट यूनिवर्सिटी से भी अच्छा है। अगर उनको जब उसमें बदला जाएगा तो बदलने के पीछे कौन सा मैकेनिज्म होगा, दैट इज चैलेंज। कौन मतलब ये एक बड़ा मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें। और बहुत बातें कही है, क्रेडिट ट्रांसफर, ये सब भी हमें बाहर के ही टर्म्स लिए गए हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये भी अमेरिका से लिया गया है पूरा का पूरा है। नेशनल एजुकेशन कमीशन बनेगा। हायर एजुकेशन हमारी यशपाल का रिकमेंडेशन था पहले, अच्छी बात है, लेकिन नेशनल एजुकेशन जब कमीशन बनेगा तो ब्यूरोक्रेट्स का कितना बड़ा दबदबा होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो एकेडमिशियन वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स के बीच में यह एक बहुत बड़ी बात चलेगी।
नेशनल मिशन ऑन माइनॉरिटी की बात होगी। एक अच्छी बात कही गई कि एमएचआरडी बनाया गया था 86 में, किस कारण से रहा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया कि शिक्षा को शिक्षा ही रहने दें, शिक्षा को और कुछ न हम बनाएं, क्योंकि अगर और कुछ बनाते हैं तो शिक्षा का वजूद अस्तित्व खत्म हो जाता है। अध्यापक अध्यापक ही बनाकर रहे तो उसका वजूद, उसका अस्तित्व जीवंत रहता है। और अध्यापक कई फेरों में जब पड़ जाता है तो उसकी आत्मा कई जगहों पे जब लग जाती है ना, तो शिक्षण और शिक्षा उसकी जीवंत नहीं रह पाती है। इस पॉलिसी ने सोचने का प्रयास किया है, लेकिन क्या ऐसे अध्यापक आएंगे कहाँ से? आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे जो हम लोग हैं। तो हम लोगों की जो आत्मा है उसको कैसे बदला जाएगा? काम करने वाले, काम न करने वाले, पढ़ाने वाले, न पढ़ाने वाले, मेहनत से तैयार बने हुए अध्यापक और बिना मेहनत से, मजबूत अध्यापक और मजबूर अध्यापक, आकाश धर्मी अध्यापक, शिला धर्मी अध्यापक, इनको गढ़ करके कैसे द्विभाषी और जो ये सब मानक रखे गए हैं इनमें कैसे फिट किया जाएगा? कितने इसमें फिट होंगे, कितने मिसफिट होंगे? जितने मिसफिट होंगे उनका इंक्रीमेंट रोका जाएगा, जवाबदेही होगा। बार बार मेमोज के बाद कहा जाएगा कि आपकी जरूरत नहीं है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, जो 10 लोगों का 20 लोगों का काम करती हैं, तो उनको जो है इंसेंटिव पे इंसेंटिव देते जाते हैं। तो क्योंकि जो टर्म इसमें यूज किए गए हैं, CMP, CPD, ये सब मल्टीनेशनल कंपनियों के शब्द हैं और उनके आधार पर उनका आकलन, मूल्यांकन, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, फास्ट ट्रैक प्रमोशन, आउट ऑफ प्रमोशन, जंपिंग प्रमोशन, ये सब होता है। तो ये टर्म हमारे यहाँ तो था सनई 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 सनई। डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर से बनना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं, और डायरेक्ट अगर प्रोफेसर बना दिया, डायरेक्ट BC बना दिया जाए, बिरले एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन कितना अनुभव, इसका मतलब अनुभव की बात कहीं न कहीं वो बातें आ जाती हैं। तो इस नीति में कुछ ऐसी बातें कही गई है और 3 बातें बड़ी अच्छी लगी। प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय, मोटिवेटेड होगा, कैपेबल होगा, सक्षम संकाय, और ये जो है पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ बात कही गई है। तो ये जो कही गई इसका मतलब अभी है नहीं, अगर है तो ठीक ढंग से नहीं है, कहीं कमी है। इस नीति में जो है कई चीजों को रीडिजाइनिंग की बात कही गई है। कृषि शिक्षा है, 60 में जो है बातें कही गई है, स्वास्थ्य शिक्षा है, प्रौद्योगिकी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भाषा है, भाषा की शक्ति की बात कही गई है, अच्छी बातें कही गई। इनकी रीडिजाइनिंग की बात कही, सबकी अकादमियां बनेंगी, कई भाषाएं लुप्त हो रही हैं, उनको संरक्षण, प्रिजर्वेशन, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी लोक भाषाएं, भारतीय परंपरा में भारतीय लोक परंपरा को कैसे जीवंत बनाया जाए, कैसे जीवित किया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए। और एक बात कही गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, विदेशों में